हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विथ तरुण। देखिए, आपके लिए 50 जीके जीएस एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन लाए हुए हैं। साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएगा। आने वाला एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए ये हिस्ट्री या जीके जीएस का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। देखिए, बहुत लड़के ने कमेंट करके कहा था कि सर आप क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर बताइए, ऑप्शन बताने का ज़रूरत नहीं है। तो वही कोशिश करेंगे इसमें बताने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन बताने वाला होगा। देखिए, वन, समुद्र, झील, बगीचा। तो कृत्रिम परितंत्र जो है बगीचा है। कृत्रिम परितंत्र मतलब मानवों के द्वारा बनाया गया वह परितंत्र है। ठीक है, तो बगीचा जो है मानवों के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, बाकी वन, समुद्र और झील ये सब जो है प्राकृतिक परितंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट जो है कौन करती है? तो ये जलवाष्प करती है। ठीक है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। ठीक है, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया उत्तरी बिंदु। ठीक है, पश्चिमी बिंदु आपका हो जाएगा सर क्रीक या गोहर या गौर भी कहते हैं। आप लोग पूर्वी बिंदु कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में जो है किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन दो कथन दिया हुआ है, दोनों कथन में कौन सा सही है? तो सही जो है केवल एक नंबर है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये सही है। कथन 2 देख लेते हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। ये गलत है, पश्चिमी भाग नहीं चौड़ा होता है, पूर्वी भाग जो है पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है, पूर्वी भाग कम होता है। इसलिए इसमें कथन एक ही केवल सही है। कौन सा सही है वही पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है ये नर्मदा है। नर्मदा, याद रखिएगा, नर्मदा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लीय टाइप की मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानसून निर्वर्तन होता है। तो मानसून निर्वर्तन जो है भारत में कैसे होता है? तो ये उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी की वजह से जो है भारत में मानसून निर्वर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी काफ़ी बार बताए हुए हैं, तो ये काराकस है। काराकस। देखिए, ये फिर 50 क्वेश्चन का जो जीके जीएस लाए हुए हैं, इससे पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है, पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका बागियो है, तो ये सुमेलित नहीं है। अमेरिका के जो है आप याद रख सकते हैं, तूफान एक चिनूक तूफान चलती है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, भारत चक्रवात सही है, चीन टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया विली विली सही है, अमेरिका जो है बागियो दिया है ये गलत था। तो अमेरिका में याद रख सकते हैं चिनूक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका के लिए। चिनूक जो है अमेरिका और कनाडा में भी चलता है। ठीक है, तो आप इस पे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोरल कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में जो है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो काफ़ी बार बताए हुए हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्य से था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया था, मगर सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था संविधान में। तो ये किसमें भाग 4 में जोड़ा था? आर्टिकल 51A में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। मूल अधिकार आप याद रखें भाग 3 में है, 12 से 35 तक में। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में है, भाग 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल के बीच में। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है मूल अधिकारों और मूल कर्तव्य दोनों। तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सिफारिश किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
न्योचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 42 में जो है ये न्योचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के उपबंध के बारे में किया गया है, जो कि DPSP में राज्य के मूल कर्तव्य में मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ये दिया गया है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन इसमें जो है सही है? तो तीनों कथन जो है सही है, उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक हो चुका है, 6 वर्ष हुआ हो या 62 वर्ष पूरा कर चुका हो, तो इसका कार्यकाल होता है। क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पे ये बना रहता है, सही है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक याद रखिएगा, आर्टिकल 148 में इसका चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि न्यूनतम संख्या का था तो 12 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए, 12 सदस्य, ठीक है। ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी विधानसभा है, इसमें दिया है यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसमें 10% ही दिया है, जिसमें 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में जो है रीट जारी करने का आता है। किसमें? आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत, ठीक है। 6 प्रकार का रीट हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दल बदल अधिनियम से संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम संशोधन जो है ये 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। इसी में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला हुआ था। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया हुआ था, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री कोई भी कार्य कर रहा है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 78 में जो दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा उसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा, ये आर्टिकल 78 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद एवं उसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा, इसकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद जो है नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? तो प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? तो ये दक्षिण कोरिया को जाना जाता है, दक्षिण कोरिया को। आइए क्वेश्चन नंबर अब 28 देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है अनुमोदन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? तो ये अधिवेशन बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है अनुमोदन कांग्रेस ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। उसी के लिए बनारस अधिवेशन में जो 1905 ईस्वी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है अनुमोदन कांग्रेस ने किया था। एक क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया? तो कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन का कब पारित किया गया था? तो ये 14 जून 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान बनने के लिए जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक जो आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। 29 मार्च 1857 को उसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्योंकि इसने मना कर दिया था चर्बी लगे कारतूस को चलाने से। तो इसको बैरकपुर में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उससे फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। कौन सा नहीं रहा है वहाबी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र में? तो ये असम जो है, ऑप्शन में असम दिया है, असम नहीं रहा है, बल्कि बंगाल और संयुक्त प्रांत जो है वहाबी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र में रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अब। देखिए पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो है ये वी.एस. नैपॉल है। वी.एस. नैपॉल जो है ये पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से देखिए, सूरत की संधि आपको हुआ 1775 ईस्वी में, 1775, 1 का 4, ठीक है। पुणे की संधि आपको हुआ है 1817 ईस्वी में, तो 3, 2 का 3। पुरंदर की संधि आपका हुआ है 1665 ईस्वी में, तो 3 का 1। और देवगांव की संधि जो है, जो बचा हुआ 2 नंबर, ये हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम के ग्रंथ से ही गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो दक्षिण भारत में स्थित जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शासकों के द्वारा किया गया था? तो ये पल्लव शासक के द्वारा किया गया था, पल्लव शासक के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो ये कथन जो है चंद्रगुप्त के बारे में जो है किसने लिखा था? तो एरियन ने लिखा था, एरियन, याद रखिएगा, एरियन के द्वारा ये वक्तव्य कहा गया था चंद्रगुप्त के विषय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव होता है मानव में कितने समय के लिए ये रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? तो नेत्र में जो प्रकाश जाता है इसका नियंत्रण जो है नेत्र के किस भाग से होता है? तो ये आइरिस के भाग से होता है, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आप। देखिए, रक्त की अशुद्धताएं किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धताएं जो है जो ये किस अंग से छनती है? ये तो ये वृक्क से छनती है, वृक्क से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो प्लाज्मा रहता है? तो 55 से 60% भाग जो है इसमें रक्त में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। तो एक पौधे में जो पुष्प होते हैं उसका उत्तरदायी हार्मोन जो है कौन होता है? तो ये फ्लोरिजीन होता है। फ्लोरिजीन जो है एक पौधे में जो पुष्प होता है उसके उत्तरदायी हार्मोन जो है फ्लोरिजीन होता है, फ्लोरिजीन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। काफ़ी बार बताया हुआ ये क्वेश्चन है। 41 देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो लगता है बल, तो आकर्षण बल, तो उस बल को क्या कहा जाता है? उसको संयोजक बल कहा जाता है, संयोजक बल, संयोजक बल। 41 देख लिया आप। आइए 42 देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को जो है अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? काफ़ी बताए हुए हैं, क्षारक को यानी बेस को जो जल में घोलने से जो है ये OH- आयन जो है रिलीज होता है। यदि एसिड को जल में घोलने का कार्य करता है तो H+ आयन उससे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नींबू के रस का pH मान होता है? तो नींबू के रस का pH मान जो है 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो किस कारण से होता है? ये संयंता के कारण होता है, संयंता के कारण जो है बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पौधा पनपते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सियोफाइट कहते हैं, सियोफाइट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है ये रूस एवं फिनलैंड के बीच में है, रूस एवं फिनलैंड के बीच में जो है मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है ये 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए,
भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए सबसे प्रचलित माप जो है कौन सा है? तो इसको सीपीआई कहते हैं। सीपीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देख लिए 50 क्वेश्चन। आइए एक टॉपिक कवर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, बौद्ध धर्म के बारे में पहले जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे हुई थी। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी? फल्गु नदी के किनारे। कहाँ पे है? बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश जो है क्रमशः अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई मान्यता नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की जो है मान्यता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो 15 वर्ष की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। अम्रपाली को सबसे पहले बौद्ध धर्म में स्त्री रत्न जो है घोषित किया गया था। देखिए, सर एडविन और अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। तो सर एडविन और अर्नाल्ड काफ़ी बार पूछा गया है। सर एडविन और अर्नाल्ड जो है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश, एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की संगतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई थी, उसको जानते हैं। देखिए, सभा है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में। इसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप ने किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्धसंगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष जो है सवाकामी ने किया था। उसके बाद इसकी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में किया गया था। मेगालिपुत्र तीसरे के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ संगति जो है 98 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष जो है महाकश्यप था। ठीक है, इसके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहीं के बाद जो है चतुर्थ बौद्धसंगति में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान में। इसके बाद गौतम बुद्ध को जो भगवान की मान्यता चतुर्थ बौद्धसंगति से ही मिला था। आइए अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और पहले तीर्थंकर भी जो है ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः 22वें तीर्थंकर जो है अरिष्टनेमी थे एवं 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी जो है 24वें और लास्ट यही थे। टोटल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और 24वें लास्ट जो है महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो 540, याद रखिए 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो नालंदा में पड़ता है बिहार में ही, वहाँ पे हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। याद रखिए महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत तिरजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो 30 वर्ष के में जो अपना घर को त्याग के सन्यासी जीवन जीने के लिए चला गया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है तिरजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो विश्वास रखते थे। कभी कभी पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो पुनर्जन्म की जो है सामान्यता थी। ठीक है, स्यादवाद और अनेकतावाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकतावाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वह चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। देखिए, जैन संगतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई? 2 जैन संगतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय। पहला जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगतियाँ जो है 512 ईसा में किया गया था। तो ईसा है, ठीक है। अब आगे आ गया, ईसा पूर्व था, ये ईसा में आ गया। बहुत दिनों के बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ये वल्लभी में किया गया था। वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, याद रखिए वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है क्षमा सरवण ने की थी। तो आपको एक टॉपिक उसके बाद और 50 क्वेश्चन भी बताए हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।